facts and mysteries. 1928 में दक्षिणी कैलिफोर्निया तेजी से विकसित हो रहा था। कृषि और फिल्म उद्योग ने इस क्षेत्र को एक जीवंत महानगर में बदल दिया था। हालांकि वाइनविले के छोटे से शहर में बच्चों के अपहरण और हत्याओं की एक श्रृंखला ने शहर के बारे में सोचने का नजरिया बदल दिया। गॉर्डन स्टीवर्ट नॉर्थकॉट नामक एक व्यक्ति ने कम से कम 3 और संभवतः 20 छोटे लड़कों का अपहरण, शोषण और हत्या की। ऐसा माना जाता है कि इन अपराधों को करने में उसकी मां और उसके कनाडाई भतीजे ने उसकी मदद की थी। 10 मार्च 1928 को वॉल्टर कॉलिंस गायब हो गया। इस 9 साल के लड़के को आखिरी बार शाम 5 बजे के आसपास एक पड़ोसी ने लिंकन हाइट्स, लॉस एंजल्स में पासाडेना एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू तेविस के कोने पर देखा था। उसकी मां क्रिस्टीन कॉलिंस ने उसे पास के एक थिएटर में फिल्म देखने के लिए कुछ पैसे दिए थे। उसके पिता डकैती के आरोप में फॉल्सम स्टेट जेल में थे। लॉस एंजल्स पुलिस विभाग पहले ही कई भ्रष्टाचार घोटालों के कारण जांच के दायरे में था और वॉल्टर कॉलिंस को ढूंढने में उनकी असमर्थता काफी शर्मनाक थी। पुलिस प्रमुख जेम्स डेविस पर मामले को सुलझाने का बहुत दबाव था। पुलिस ने लिंकन पार्क लेक के आसपास खोज की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कॉलिंस के पिता का मानना था कि उनके बेटे के गायब होने के पीछे पूर्व कैदी जिम्मेदार थे, जो बदला लेने का प्रयास कर रहे थे। वह जेल की कैफेटेरिया में काम करते थे और अन्य कैदियों की अनुशासनहीनता की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार थे। इस तरह के काम से यह संभव है कि उन्होंने कई दुश्मन बना लिए हों। ग्लेनडेल में एक गैस स्टेशन के कर्मचारी रिचर्ड स्ट्रोथर्स ने बताया कि उन्होंने एक कार के पीछे एक अखबार में लिपटे हुए मृत लड़के को देखा था, जब एक विदेशी जोड़ा दिशा पूछने के लिए रुका था। एक व्यक्ति जिसका नाम सीवी स्टैली था, जब वह जोड़ा गैस स्टेशन से निकला तो उनका पीछा किया। वह जोड़ा पुलिस स्टेशन के सामने कुछ क्षण के लिए रुका और फिर तेजी से शहर से बाहर निकल गया, जिससे स्टैली उनका पीछा करने में असफल रहे। जब पुलिस ने स्ट्रोथर्स और स्टैली को वॉल्टर कॉलिंस की फोटो दिखाई तो दोनों ने कहा कि वह कार के पीछे का लड़का वही था। अन्य सूचनाएं भी आईं, जिनमें बताया गया कि एक जोड़ा राज्य भर में एक लड़के के साथ यात्रा कर रहा था, जो उनसे छोड़ने की विनती कर रहा था। वॉल्टर की गुमशुदगी उस समय की एकमात्र घटना नहीं थी। नेल्सन और लुइस विंसलो, जो 10 और 12 साल के थे, 16 मई 1928 को पोमोना अपने घर जाते समय गायब हो गए। उनके माता पिता को उनसे अजीब पत्र मिले। पहले पत्र में कहा गया था कि वे मैक्सिको जा रहे हैं और दूसरे में लिखा था कि वे प्रसिद्ध होने के लिए जितना हो सके उतना लंबे समय तक गायब रहने की योजना बना रहे हैं। शुरुआत में पुलिस ने इन दोनों गुमशुदगियों को एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा। उन्होंने इन मामलों और फरवरी में ला पुंटे में मिले एक लैटिनो लड़के के सिर कटे शरीर के बीच भी कोई संबंध नहीं पाया। और जब इन घटनाओं के बीच कोई संबंध नहीं बना तो एक पड़ोसी की शिकायत कि एक आदमी अपने पोल्ट्री फार्म में एक लड़के के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था भी प्रासंगिक नहीं लगी। अगस्त 1928 में इलिनॉयस पुलिस ने एक लड़के को पकड़ा, जिसने उन्हें बताया कि उसका नाम आर्थर केंट है। शुरू में उसने केवल इतना ही कहा कि उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए पुलिस ने उसे एक अस्थायी परिवार के साथ रखा। अंततः उसने पुलिस को बताया कि उसका असली नाम वॉल्टर कॉलिंस है और वह लॉस एंजल्स से है। उसने कहा कि वह अपने पिता की रक्षा करने के लिए उनके सवालों से बच रहा था। इलिनॉयस पुलिस ने कैलिफोर्निया पुलिस से संपर्क किया, लड़के की तस्वीरें भेजीं और बाद में उसे लॉस एंजल्स भेज दिया। कैलिफोर्निया के अधिकारियों ने क्रिस्टीन कॉलिंस से संपर्क किया और उन्हें उनके बेटे की तस्वीरें दिखाईं। उन्होंने तुरंत कहा कि वह उनका बेटा नहीं है। हालांकि कैप्टन जे जोन्स ने उन्हें लड़के को थोड़े समय के लिए आजमाने के लिए मना लिया। उनके पुनर्मिलन के 3 हफ्ते बाद क्रिस्टीन कॉलिंस उस लड़के को वापस पुलिस स्टेशन ले गई। वह वॉल्टर के दंत रिकॉर्ड और वॉल्टर को जानने वाले लोगों के हस्ताक्षरित बयान लेकर आईं, जिसमें लिखा था कि यह लड़का वॉल्टर नहीं है। कैप्टन जोन्स ने उन्हें पागल करार दिया और दावा किया कि वह चाहती हैं कि राज्य उनके बच्चे का ख्याल रखे, और उन्होंने माना कि वह पुलिस विभाग को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने उन्हें लॉस एंजल्स काउंटी जनरल अस्पताल के एक मानसिक वार्ड में कोड 12 के तहत डाल दिया, जिससे पुलिस को मुसीबत करने वालों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मानसिक अस्पताल में डालने की अनुमति मिल गई। सितंबर 1928 में
एक कनाडाई महिला विनिफ्रेड क्लार्क ने अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उसके भतीजे ने उसके बेटे सैनफर्ड वेस्ले क्लार्क का अपहरण कर लिया है और उसे कैलिफोर्निया में रखा हुआ है। विनिफ्रेड क्लार्क की बेटी जेस्सी क्लार्क को अपने 15 साल के भाई की चिंता थी, क्योंकि वह 2 साल पहले अपने चाचा गॉर्डन स्टीवर्ट नॉर्थकॉट के साथ गया था, जो उस समय केवल 21 साल का था। जेस्सी ने नॉर्थकॉट के रैंच वाइनविल कैलिफोर्निया में जाकर चीजों का जायजा लेने का फैसला किया। कुछ दिनों के प्रवास के दौरान उसने पाया कि उसके मामा उसके भाई के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे और किसी अजीब चीज में शामिल थे। उसके मामा ने उस पर भी हमला। 15 सितंबर 1928 को सैंडफोर्ड ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके मामा ने उसका अपहरण किया और शोषण किया। उसने यह भी कहा कि नॉर्थकॉट ने उसे वॉल्टर कॉलिंस, नेल्सन और लुइस विंस्लो और अन्य लड़कों के साथ हुए दुर्व्यवहार और हत्याओं को देखने के लिए मजबूर किया था। कभी कभी वह उसे इन कृत्यों में भाग लेने के लिए भी मजबूर करता था। नॉर्थकॉट लड़कों का अपहरण कर उनके साथ गलत करता था और जब वह ऊब जाता था तो वह उन्हें चूजों को अंडों से निकलते हुए देखने के लिए इनक्यूबेटर रूम में ले जाता था और फिर कुल्हाड़ी से मार डालता था। सबूत नष्ट करने के लिए नॉर्थकॉट उनके शरीरों को छूने में ढक देता था। सैंडफोर्ड ने यह भी कहा कि नॉर्थकॉट ने ला पुएंटे में एक लैटिनो लड़के की हत्या की थी। उन्होंने वॉल्टर कॉलिंस की हत्या इसलिए की क्योंकि उस लड़के ने नॉर्थकॉट को एक अन्य व्यक्ति की अपने खनन साथी की हत्या में मदद करते हुए देख लिया था। सैंडफोर्ड ने पुलिस को बताया कि वे चिकन कॉप के पास विंस्लो भाइयों और वॉल्टर कॉलिंस की कब्रें पा सकते हैं। 2 कब्रें मिलीं, लेकिन वहां पूरे शरीर नहीं थे, केवल हड्डियों के टुकड़े थे। खेत के उपकरणों में पाई गई कुल्हाड़ियों पर मानव बाल और खून था। खेत में कई हड्डियां बिखरी हुई थीं, जिन्हें पैथोलॉजिस्ट ने बाद में बच्चों की हड्डियां बताया। घर के अंदर विंस्लो भाइयों में से एक के नाम पर निकाली गई एक किताब मिली। उनके माता पिता को लिखे गए और भी पत्र मिले, एक बच्चे की सीटी और कई बॉय स्काउट बैज भी मिले। वॉल्टर कॉलिंस से सीधे तौर पर जुड़ा कुछ भी नहीं मिला। नॉर्थकॉट के पिता साइरस जॉर्ज नॉर्थकॉट ने 2 दिन बाद पुलिस को बताया कि उनके बेटे ने उनसे हत्याओं की बात कबूल की थी, लेकिन तब तक नॉर्थकॉट और उनकी मां लुइस नॉर्थकॉट शहर छोड़ चुके थे। लॉस एंजल्स पुलिस विभाग ने शुरू में जोर देकर कहा कि क्रिस्टीन कोलिंस के पास उसका बेटा है। उन्होंने इस विश्वास को तभी छोड़ा जब एक हस्तलिपि विशेषज्ञ ने उनकी लिखावट का विश्लेषण किया। विशेषज्ञ ने निष्कर्ष निकाला कि इस लड़के की लिखावट निश्चित रूप से उन नमूनों से मेल नहीं खाती थी जो पिछले वर्षों में एकत्र किए गए थे। लड़के द्वारा उपयोग किए गए अजीब आर का तरीका इलिनॉय में आमतौर पर सिखाया जाता था, लेकिन कैलिफोर्निया में नहीं पाया जाता था। आखिरकार लड़के ने सच बताया। उसने कई अन्य नाम भी स्वीकार किए। उसने कहा कि उसने वॉल्टर कॉलिंस के रूप में पहचान बनाने का फैसला किया था, जब किसी ने उल्लेख किया था कि वह उस लापता लड़के जैसा दिखता है। 12 वर्षीय आर्थर हचिंस ने हॉलीवुड जाने और अपने काउबॉय हीरो टॉम मिक्स से मिलने के प्रयास में कोलिंस की पहचान अपनाई थी। उसकी सौतेली मां उसे लॉस एंजल्स में लेकर वापस उनके इलिनॉय घर ले गई। उसे अपने कृत्य के लिए कोई पछतावा नहीं हुआ और उसने कहा कि क्रिस्टीन कोलिंस को भी पता होना चाहिए था कि वह उसका बेटा नहीं था, इसलिए यह दोनों के लिए एक बड़ा खेल था। आर्थर हचिंस के घर जाने के थोड़े समय बाद क्रिस्टीन कोलिंस को मानसिक संस्थान से रिहा कर दिया गया। 20 सितंबर 1928 को गॉर्डन स्टीवर्ट नॉर्थकॉट को ब्रिटिश कोलंबिया में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने उसकी मां सारा लुइस नॉर्थकॉट को अल्बर्टा में गिरफ्तार किया। दिसंबर में पुलिस नॉर्थकॉट को अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वापस उसके खेत में ले गई। वहां उसने मौखिक रूप से 5 हत्याओं को कबूल किया, जिनमें विंस्लो भाइयों, वॉल्टर कोलिंस और एक मैक्सिकन लड़के एल्विन गोथेया की हत्याएं शामिल थीं। हालांकि उसी दिन बाद में नॉर्थकॉट ने केवल एक हत्या को लिखित में कबूल किया और वह एल्विन गोथेया की हत्या थी। दिसंबर में नॉर्थकॉट की मां ने वॉल्टर कॉलिंस की हत्या की बात कबूल की। उसने कहा कि उसने लड़के पर आखिरी वार किया था और फिर उसे चिकन कॉप के पास एक गड्ढे में दफन कर दिया। सैनफोर्ड क्लार्क ने कहा कि उनकी दादी ने उन्हें बताया था कि अगर वे दोनों लड़के को मारते हैं तो पकड़े जाने पर वे दोनों समान रूप से दोषी होंगे। सारा लुइस नॉर्थकॉट को वॉल्टर कॉलिंस की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। गॉर्डन स्टीवर्ट नॉर्थकॉट का मुकदमा जनवरी 1929 में शुरू हुआ। नॉर्थकॉट ने कई बचाव वकीलों को हटा दिया
और खुद का बचाव करने का फैसला किया। उसने स्वीकार किया कि वह छोटे लड़कों का शोषण करता था। उसने अपनी मां को भी अपने पक्ष में गवाही देने के लिए बुलाया। अपनी सजा के दौरान सारा नॉर्थकोट ने दावा किया कि उसका बेटा निर्दोष था और उसने उसके जन्म के बारे में अजीब दावे किए, जिसमें यह भी कि वह एक कुलीन अंग्रेज द्वारा जन्मा अवैध पुत्र था, कि वह गॉर्डन की दादी थी, कि वह उसके पति जॉर्ज साइरस नॉर्थकोट और उनकी बेटी के बीच का रिश्ते का परिणाम था। नॉर्थकोट ने यह भी दावा किया कि उसका सारा लुइस के साथ अनैतिक रिश्ता था और उसके पिता ने बचपन में उसका शोषण किया था, और यही बात सारा नॉर्थकोट ने भी कही थी। नॉर्थकोट का बचाव बहुत ही अजीब था और यह स्पष्ट था कि वह कोई वकील नहीं था। साथ ही अजीब बचाव के कारण सारा लुइस भी एक बहुत विश्वसनीय गवाह साबित नहीं हुई, क्योंकि उसने लगातार यही बयान दिया कि वह गॉर्डन के लिए कुछ भी कर सकती है। 8 फरवरी 1929 को सभी पुरुषों की जूरी ने नॉर्थकोट को विंसलो भाइयों और एक अज्ञात पीड़ित की प्रथम डिग्री हत्या के लिए दोषी ठहराया। न्यायाधीश जॉर्ज आर फ्रीमैन ने उसे मौत की सजा सुनाई। हालांकि नॉर्थकोट को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा दी गई, लेकिन पीड़ितों के परिवारों को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि शवों को पूरी तरह से बरामद नहीं किया जा सका। 2 अक्टूबर 1930 नॉर्थकोट की फांसी की तारीख तय होने पर वह चीखने और कांपने लगा। सैन क्वेंटिन के गार्ड्स ने उसके हाथ बांधे तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पूछा, क्या इससे दर्द होगा? उसने अनुरोध किया कि उसे फांसी का फंदा न देखना पड़े, इसलिए उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। उसे 13 सीढ़ियां खींच कर ले जाया गया, जहां वह फंदे के पास पहुंचते ही पहरेदारों से गिड़गिड़ाने लगा, कृपया मुझे इतनी जल्दी मत चलाओ। जब फांसी का फंदा तैयार हो रहा था, तब उसने चिल्लाते हुए कहा, प्रार्थना, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। उसकी फांसी के कुछ ही समय बाद वाइनविले चिकन कूप हत्याओं को आखिरकार समापन हुआ। तब नागरिकों ने शहर का नाम बदलने का फैसला किया। उन्होंने इसे मिरा लोमा रखा, जिसका स्पेनिश में अर्थ है पहाड़ी से दृश्य। इस नाम परिवर्तन ने शहर को उस पोल्ट्री फार्म पर हुए भयानक कृत्यों से अलग होने में मदद की। मित्रों, इस घटना के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी, ताकि इसी प्रकार के तथ्य हम आप तक पहुंचाते रहें।